हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नवनीत मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत है। और इसके पहले वीडियो का बहुत सा पार्ट अपलोडेड कर दिया गया इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप देख सकते हैं, उसको अच्छा से पढ़ सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ जीरो को पढ़ाया गया है। कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, रीशेड्यूल हो गया था अपने टाइम के हिसाब से, कुछ काम आ गई थी मुझे ऊपर, मैं नहीं वीडियो बना रहा था। इसके लिए मैं सदा आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। और आपका जो प्यार और आशीर्वाद बराबर मिल ही रहा है, और आशा और विश्वास है कि आप आगे भी देने का काम करेंगे। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर बहुत दिनों से आप यूट्यूब पे नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई यूट्यूब पे नहीं आ रहे हैं, उसका कुछ कारण है, नहीं आ रहे हैं। टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा था, टाइम का अभाव था, इसलिए मुझे नहीं मैं आ पा रहा था अपने टाइम के हिसाब से, अरेंज नहीं हो पा रहा था बाबू, इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि अपने शेड्यूल को जारी रखूँ और यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाना लगातार प्रारंभ किया जाए फिर से, क्योंकि बहुत दिन हो गया है आपसे मिले हुए। आपसे नहीं मिलता हूँ तो मन नहीं लगता है, एक मन के अंदर हमेशा कामना रहती है कि आपसे रोज़ मिलूं, लेकिन कारणवश कभी कभी नहीं मिलता हूं, तो इसके लिए बहुत दिक्कत मुझे भी होती है। क्योंकि मुझे भी मेरा भी खुद मन नहीं लगता है, मैं नहीं पढ़ाता हूं, तो एक हॉबी बन चुका है पढ़ाना, ठीक है। नहीं पढ़ाता हूं तो खुद ही मन नहीं लगता है इसके लिए। तो कुछ बच्चे बता रहे थे, कुछ बाबू बता रहे थे, कुछ मेरे दोस्त बता रहे थे बाबू कि सर थोड़ा सा एडवांस मैथ को भी आप पढ़ा दीजिए, जो अच्छा रहेगा मेरे भविष्य के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई एग्ज़ाम ऑलरेडी है ही, शेड्यूल है ऑलरेडी एग्ज़ाम, और कुछ वीडियो बना के आपको पढ़ाया जा सके एडवांस मैथ को। इसके लिए मैं सोचा कि आपसे कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्या आपको मेंसुरेशन स्टार्ट कर सकता हूं मैं पढ़ाना हो तो? मेंसुरेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें अच्छा से आपको समझ में आएगा। एकदम जीरो लेवल से इसमें पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, एकदम जीरो से। आप कुछ नहीं जानते, एकदम जीरो से आपको उठाना है और एकदम हाई लेवल तक आपको पढ़ाना है, ठीक है। एकदम हाई लेवल तक आपको पढ़ाना है बाबू। इसलिए आज का जो टॉपिक है मेंसुरेशन, यानी इसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोला जाता है। मेंसुरेशन को क्षेत्रमिति बोला जाता है इसको। और ये टॉपिक है, इसमें कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए मेंसुरेशन को शुरू करते हैं। देखिएगा बाबू, सबसे पहले क्या होता है, ये हो गया आपको मेंसुरेशन होता है, ठीक है। मेंसुरेशन को हम क्षेत्रमिति बोल सकते हैं, मेंसुरेशन को हम क्षेत्रमिति बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको लिखा जाता है क्षेत्रमिति। देखिए इसमें चीज़ ये होता है कि इसमें दो चीज़ आपको होता है। सबसे पहले जब भी आप इसको पढ़िएगा बाबू, तो इसको दो भाग में आप पढ़िएगा मेंसुरेशन को। एक होता है 2D फिगर और एक होता है यहाँ पे 3D फिगर। इसको 2 डायमेंशन बोला जा सकता है, इसको डायमेंशन 2 डायमेंशन है ये, ठीक है। और ये आपको 3 डायमेंशनल फार्मूला है, 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल हो गया। देखिए 2 डायमेंशनल और ये क्या होता है 3 डायमेंशनल फिगर जो होता है वो क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल ए सच एज 2 डायमेंशनल फिगर आर मेजरमेंट इन 2 डायमेंशनल एज सच एज लेंथ एंड ब्रेथ। यानी 2 डायमेंशनल फिगर कहने का मतलब ये हुआ वैसा फिगर जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई की चर्चा किया हुआ हो। यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई ही इसमें निकाल सकते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं, इसका एरिया को मेजरमेंट कर सकते हैं आप इसके द्वारा, 2D फिगर के द्वारा। और 3D जो फिगर होता है, ए सच एज 3D फिगर्स आर कॉल्ड ये 3 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट की चर्चा किया गया हो। यानी इसमें 3 तरह से आप लिख सकते हैं, इसमें लंबाई की भी चर्चा किया हो, चौड़ाई की भी चर्चा किया हो और ऊंचाई की चर्चा किया हो। यानी इसमें आप इसमें जो निकालिएगा, यानी 3D डायमेंशनल होगा, इसमें जो आप निकालिएगा लंबाई भी दिया रहेगा, चौड़ाई भी दिया रहेगा, ऊंचाई भी दिया रहेगा, और साथ साथ में इसका जो निकलेगा इसका क्षेत्रफल भी निकलेगा बाबू। इसका क्षेत्रफल तो निकलेगा ही, इसके साथ साथ इसका आयतन भी निकलेगा। लेकिन ये 2D जो फिगर होता है, 2D फिगर में क्या होता है, केवल लंबाई और चौड़ाई की चर्चा किया जाता है, क्योंकि इसकी परिभाषा में ही बोला है लेंथ और ब्रेथ की चर्चा किया हुआ। सच ए 2D फिगर या शेप आर मेजरमेंट इन 2 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ 2 डायमेंशनल। इसका परिभाषा होता है ए सच एज 3D शेप आर मेजरमेंट इन 3 है, जिसमें आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट की चर्चा किया होगा। इसमें 3 तरह से चर्चा किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ बाबू, इसमें केवल हम लंबाई की चर्चा करेंगे, ठीक है। ये प्रकार की जो आकृति होती है उसमें केवल क्या किया जाता है, लंबाई की चर्चा किया जाता है, ठीक है।
और उसके बाद क्या होता है, इसका चौड़ाई की चर्चा किया जाता है इसमें। और इसमें जो होता है, इसमें लंबाई भी होगा 1 नंबर में, 2 नंबर क्या होगा, चौड़ाई भी होगा, 2 नंबर में क्या होगा, चौड़ाई भी होगा, और 3 नंबर में क्या होगा, इसका ऊंचाई भी होगा। यानी लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, और क्या होगा, ऊंचाई भी होगा। ये 2 डायमेंशनल शेप्स आर मेजरमेंट इज 2 डायमेंशनल। इसमें हो गया 3 डायमेंशनल शेप, इस 3 में लेंथ है, ब्रेथ है और इसकी हाइट है, और इसके मेजरमेंट का मात्र 2 ही तरीका है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें जो निकालेंगे हम एरिया निकालते हैं, ठीक है, इसमें हम एरिया निकालते हैं। और इसमें जो निकालते हैं क्या करते हैं, इसमें तो एरिया तो निकाला ही जाता है, और साथ साथ क्या निकाला जाता है, इसका वॉल्यूम भी निकाला जाता है बाबू, VOLUM, वॉल्यूम भी निकाला जाता है। ये आयतन भी इसका निकाल सकते हैं इसमें। ये फिगर में लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दिया रहता है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम उसका वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं कि भाई 2D और 3D फिगर में आखिर में अंतर तो आपको समझा ही दिया कि अंतर आपको ये अंतर उसमें हो सकता है, लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ठीक है अंतर तो आप समझ गए, तो फिर आपको जानना चाहिए ना कि 2D फिगर किसको बुलाता है और 3D फिगर किसको बुलाता है। आइए उसको समझते हैं। इसको लिखते रहिएगा आप, ठीक है। इसे देखिए, इसमें क्या है, इसमें हम त्रिभुज को लिख सकते हैं, त्रिभुज को भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में जब जाइएगा तो क्या इसमें आयत को लिख सकते हैं, हाँ आयत को भी लिख सकते हैं। उसके बाद से इसमें वर्ग को भी लिख सकते हैं। उसके बाद से क्या होगा, वृत्त को भी लिख सकते हैं, वृत्त को भी लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद से क्या लिख सकते हैं, इसमें चतुर्भुज को भी लिख सकते हैं, चतुर्भुज को भी लिख सकते हैं, चतुर्भुज भी लिख सकते हैं। और उसके बाद से क्या होता है, बहुभुज भी लिख सकते हैं, बहुभुज भी इसमें आप लिख सकिए बाबू। ये तो आप जानते हैं कि ये त्रिभुज होता है, ये आयत हो गया आप जानते ही हैं, और ये वर्ग होता है ये जानते ही हैं, और क्या होता है, ये वृत्त होता है ये आप जानते ही हैं, ये चतुर्भुज होता है आप ये जानते ही हैं, ये चतुर्भुज हो गया आप ये जानते हैं। बहुभुज तो आप जानते ही हैं कि इस प्रकार से होता है, बहुभुज इस प्रकार से होता है। ये भी सब आपको 2 डायमेंशनल फिगर में ही आएगा, ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर ही इसमें आता है, ठीक है। अब आता है 3D डायमेंशनल, यानी 3D फिगर में कौन कौन से आते हैं। देखिए घन और घनाभ को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे घन एवं घनाभ भी हो जाएगा, घन और घनाभ तो हो ही जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, बेलन भी हो जाएगा, यहाँ पे बेलन भी हो जाएगा। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे शंकु भी हो जाएगा, बेलन भी हो जाएगा, शंकु भी हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, गोला हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, प्रिज्म और पिरामिड भी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, प्रिज्म एवं पिरामिड होता है बाबू, प्रिज्म और पिरामिड होता है बाबू। इसमें प्रिज्म और पिरामिड हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया। अब देखिए इसी में क्या करते हैं, इसमें लंबाई भी दिया रहेगा, ठीक है, इसमें लंबाई भी दिया रहेगा, चौड़ाई भी दिया रहेगा, लंबाई भी दिया रहेगा, चौड़ाई भी दिया रहेगा, और इसमें क्या दिया रहेगा, ऊंचाई भी दिया रहेगा। और इसमें हम निकालते क्या है, इसमें निकाला जाता है आपको एरिया निकाला जाता है सबसे पहले, और दूसरा में इसको वॉल्यूम निकाला जाता है बाबू, वॉल्यूम निकाला जाता है। और इसमें जो होगा, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई की चर्चा होगी। इसमें लंबाई होगी और क्या होगा, इसका चौड़ाई होगा, लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया। और निकाला क्या जाएगा, तो मात्र इसका एक एरिया ही निकाला जाता है। क्या सम चतुर्भुज के और समानांतर चतुर्भुज क्या वॉल्यूम निकाले हैं कभी ज़िंदगी में, मिला है, नहीं मिला होगा आपको। इसी वजह से नहीं मिलता है, क्योंकि 2D और 3D जो फिगर होता है उसी के हिसाब से उसको छांट देते हैं हम। और जब उसको छांट देते हैं तो मिलेगा कैसे, पढ़ेंगे तब तो मिलेगा बाबू, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे मिलेगा वो चीज़, इसीलिए उसको छांट देते हैं। चलिए ये चीज़ आप जान गए, ठीक है, ये चीज़ आप जान गए। अब इस सब चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है। इसमें मात्र हम सबसे शुरू करते हैं किसके, और सबसे हम शुरुआत करते हैं, मान लीजिए तो इसमें हम त्रिभुज हैं 1 नंबर में। तो आइए ना हम त्रिभुज को ही लेकर समझते हैं, त्रिभुज से ही चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। मेंसुरेशन है, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत टाइम लगता है इसको पढ़ाने में, और एकदम 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, इतना हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा कि आपका SSC CGL जो होता है ना,
चाहे इंडिया का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं, अगर आप मेंस्ट्रुएशन अगर गलती से पूछ देता है उसमें, तो आपका क्वेश्चन छूटने का कोई संभावना उसमें उत्पन्न हो ही नहीं सकता है मेरे पढ़ाने के अलावा। मैं जो पढ़ा देता हूँ समझिए एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ना का सवाल है ही नहीं, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है एकदम सही चीज़ पढ़ाया जाता है, एक्यूरेट। चलिए, टॉपिक हो गया ये हमारा 1, टॉपिक 1 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल होता है यानी त्रिभुज के बारे में हम समझ सकते हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि बाबू ये त्रिभुज है, ठीक है। आप ये जान रहे हैं कि जो मैं बना रहा हूँ वो त्रिभुज ही बना रहा हूँ। एक ए है, ये बी है और ये सी है, और इसकी भुजा हो गया बाबू। इसके सामने का भुजा ये मानते हैं, इसके सामने का भुजा छोटका सी और इसके सामने का भुजा छोटका बी मानते हैं। ये त्रिभुज है। अब आपसे ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु है कि समबाहु है कि समद्विबाहु है कि समकोण है, ये सब डजंट मैटर। ये सब के बारे में मुझे अभी नहीं जानना है कि ये क्या होता है। आप ये जानते हैं कि त्रिभुज है, तो एक छोटा सा है इसमें चीज़ परिभाषा कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरे हुए जो क्षेत्र होते हैं, घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये आप जानते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं 0 से, जब मैं बोला हूँ कि आपको 0 से पढ़ाऊँगा बाबू, तो त्रिभुज का परिभाषा भी तो पढ़ाना आपको ज़रूरी है ही है ये, क्योंकि बहुत ऐसा विद्यार्थी जुड़ते हैं जिनको परिभाषा भी नहीं मालूम है कि भाई त्रिभुज क्यों है, रटते आ रहे हैं कि त्रिभुज होता है। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कह दिए। चलिए, ये भी एक चीज़ मेरा जो अंदर का जो कन्फ्यूजन था वो दूर होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, और आपको ये बताया है कि ये 2D फिगर है, यानी ये 2D फिगर की हम चर्चा पहली बार कर रहे हैं जिसमें त्रिभुज था। तो इसमें हम केवल क्षेत्रफल ही निकालेंगे ना। 2D जब परिभाषा का हम चर्चा कर रहे हैं बाबू, तो इसमें केवल क्षेत्रफल ही निकालेंगे कि दूसरा कुछ भी निकालेंगे। आपको तो अभी बताया हूँ कि ओनली आपको क्षेत्रफल से ही मतलब रखेंगे, क्योंकि 2D फिगर है ये, इसमें केवल क्षेत्रफल निकाला जाता है, इसमें वॉल्यूम नहीं निकाला जाता है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जा रहे हैं तो 6 त्रिभुज का यहाँ पे क्या हो गया। देखिए, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज का जो मान लीजिए कि क्या है, त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए 6 तरीका है, यानी इसको बोलचाल में कह सकते हैं। बोलचाल में हम बोल सकते हैं कि 6 रूल होता है, इसका 6 फार्मूला है, 6 रूल है। 6 फार्मूला के द्वारा हम निकाल सकते हैं। 6 सूत्र है बाबू। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम निकालने के लिए 6 प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं, 6 प्रकार से। पहला प्रकार मैं समझता हूँ कि पहला प्रकार क्या होता है। चलिए, पहला प्रकार के बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ कि पहली बार त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चलिए, ये होता है त्रिभुज बाबू ABC है। ये क्या है, ABC एक त्रिभुज है। सबसे पहले क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज का क्या है, हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालने के लिए जा रहे हैं। कुछ फार्मूला की चर्चा में कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, फार्मूला 1 लिख सकते हैं, इसको फार्मूला 1 लिख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, परिमाप आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं। परिमाप समझते हैं, चारों तरफ के माप, त्रिभुज के तीनों तरफ के जो माप होते हैं उसको परिमिति या परिमाप बोला जाता है। चलिए, सबसे पहले क्या होता है, परिमिति हो गया, इसको हम परिमाप भी लिख सकते हैं। परिमाप लिखा हो गया a प्लस b प्लस सी हो गया। ABC क्या हो गया, परिमिति होगी। तो अर्ध परिमाप इसका क्या हो जाएगा बाबू, अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप, इसका जो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं क्या होता है। अर्ध परिमाप को हम S के द्वारा ही सूचित कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, a प्लस b प्लस सी
अब बटा में 2 होता है। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और आपको एक बता देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है, हीरो सूत्र। त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर s बराबर क्या है, वेयर s बराबर क्या है, तो ये है अर्ध परिमाप है बाबू। क्या है? अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। ये क्या है? अर्ध परिमाप है। इसका यूज करके हम डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? त्रिभुज हो मान लीजिए बाबू, क्या होगा, तो इस फार्मूला का यूज करके सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप यहाँ पे रखेंगे, अर्ध परिमाप में से पहली भुजा को घटाएंगे, अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटाएंगे, अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा को घटाएंगे, यानी डायरेक्ट करेंगे तो ये चीज़ निकल जाएगा आपको, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सेवा के द्वारा प्रारंभ किया जाए, यानी जो आपको पढ़ा रहे हैं ये जो फार्मूला बताएं इस पर एक क्वेश्चन तो होना चाहिए ना। एक क्वेश्चन जब तक नहीं होगा क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट, इसको क्वेश्चन को बताते हैं। इस पर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, यानी 12 की त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं, 13, 14 और 15 दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 13, 14 और 15 दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले मैं आपको बताया बाबू, अगर मान लीजिए गलती से इसको 13 ही मान लीजिए और बी को 14 मान लीजिए, सी को 15 मान लीजिए, ठीक है। 13, 14 और 15 है, 13, 14 और 15 है, 13, 14 और क्या है 15 है। चलिए वो तो निकालना है, सबसे पहले इसको परिमाप निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इसको निकालते हैं, क्या होता है देखिए। यहाँ पे क्या है, 13 है, 14 है और 15 है। बाटा में तो 2 करेंगे, जोड़िए इसको, 5 4 कितना हो गया 9, 9 और 3 12 का 2 हाथ में लगा कितना 1 2 3 1 कितना हो गया 4 42 42 हो गया। 42 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी ये जो आया आपको s का मान आया है, s का मान इतना आ गया। त्रिभुज का एरिया निकालने का फार्मूला आपको बता चुका हूँ। त्रिभुज का एरिया जो निकाला जाता है, हीरो फार्मूला का यूज यहाँ पे कीजिए। यहाँ पे 21 रखिए और 21 में से क्या करिए, 21 में से पहला घटाइए, यानी 21 क्या होता है, यहाँ हो गया 1 यहाँ पे क्या हो गया 21 माइनस कितना हो गया 13 हो गया। उसके बाद से क्या हो गया, उसके बाद से क्या हो गया 21 माइनस कितना हो गया 14 हो गया। उसके बाद से क्या हो गया 21 माइनस कितना हो गया 15 हो गया। इसको घटा दीजिए डायरेक्ट यहाँ पे। चलिए यहाँ से घटाते हैं तो ये क्या हो गया 21, 13 7 20 यानी 8 हो गया यहाँ पे। उसके बाद से क्या हो गया 13 में से 14 जाएगा, या तो यहाँ 8 है तो यहाँ कितना हो गया 7 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको तोड़ दीजिए बाबू, इसको हम क्या करेंगे बाबू तोड़ देंगे। तो इसको 7 गुना 7 गुना 3 के रूप में तोड़ेंगे। ये 8 जो है इसको कितना 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में तोड़ेंगे। ये कितना है 7 का 7 ही रह जाएगा, और ये कितना है 6 है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 के रूप में। चलिए यहाँ से 1 ठो 7 1 ठो 7 1 ठो 7 निकल गया बाहर। चलिए यहाँ पे 1 ठो 3 है और यहाँ पे 1 ठो 3 है, तो 1 ठो 3 और निकल गया, तो इसको भी निकाल दिए। 3 भी खत्म। 2 देखिए 2 यहाँ पे 2 गो है, और 2 यहाँ पे 2 गो 4 गो है, तो 2 को 2 लिख सकते हैं। गुना कीजिए, 7 3 कितना होता है 21, 21 दूना कितना होता है 42, 42 दूना कितना होता है 84, यानी 84 वर्ग। 84 क्या हो गया 84 cm² इसका एरिया आ गया। ये जो मैं बताया बच्चा वाला चीज़ हो गया, यानी बच्चा वाला चीज़ हो गया। आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से, और आगे का जो क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। कैसे बनाया जाएगा इस चीज़ को आपको समझाया जाएगा वाला वीडियो में। इसमें कुछ किए नहीं है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया हुआ है, 13 14 और 15 दिया हुआ है, और त्रिभुज का मैंने भुजाओं से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्ध परिमाप इसका ज्ञात कर लिए। अर्ध परिमाप का मान यहाँ के हीरो सर फार्मूला का यूज किए, डायरेक्ट हमको क्वेश्चन दे रहा आंसर दे रहा है यह चीज़, ठीक है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। ये फार्मूला नंबर 1 हो गया, इसको याद रखिएगा आप। ये फार्मूला नंबर 1 हो गया, इसको आप याद रखना। फार्मूला नंबर 2 हम आपको 2 बताते हैं।
कि फार्मूला नंबर 2 का यूज कैसे करेंगे। 6 ठो फार्मूला का यूज करके हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा बाबू, जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा उसी प्रकार का फार्मूला उसमें ऐड करेंगे, उसी फार्मूला का यूज करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा वहाँ से डायरेक्ट। क्योंकि एक कंपटीशन है, यहाँ पे टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एक एक टाइम बचाइएगा तो एक एक क्वेश्चन आप बनाइएगा और अच्छा स्कोर लाइएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल देखिए, किसी त्रिभुज में अगर 2 गो भुजा दिया हो, किसी त्रिभुज में अगर 2 गो भुजा दिया हो मान लीजिए, या 3 ठो भुजा दिया हो और उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो, तो उसके सम्मुख माने क्षेत्रफल ज्ञात हो मान लीजिए। क्या करते हैं, फॉर्मूला 2 ये है, त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आप जानते हैं त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्या होता है 1/2 आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज अधिकतर यह देखा जाता है कि ये जो होता है समकोण त्रिभुज में डायरेक्ट लगता है, क्योंकि ये आधार दिया रहता है, उसमें ऊंचाई दिया रहता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इस प्रकार का ही त्रिभुज है इसमें, ठीक है, इसमें इस प्रकार का ही त्रिभुज है, इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे, इसको क्या करेंगे थोड़ा सा मिटाएंगे और एक क्वेश्चन लिखेंगे हम, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये लिखते हैं, किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया हुआ है 13, 14, 15 यानी 13, 14 और 15 दिया हुआ है। तो 14 से यह भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है बाबू। मान लिया कि यह क्या हो गया 14 हो गया, ये इसको 14 मान लिए बाबू, और इसको 15 मान लिए, और इसको क्या मान लिए 13 मान लिए, ठीक है। 3 गो भुजा है तो बोला है कि इस तरह मान लेंगे। 13 और 14 जो है किसी साइड भी रह सकता है भुजा में, लेकिन 14 जो होगा वो नीचे एक उस पर ध्यान लगाना है, क्योंकि बोला है 14 cm भुजा पर सम्मुख शीर्ष से। 14 cm जो भुजा है इसके सम्मुख शीर्ष से यहाँ पे लंब डाला गया है बाबू, यहाँ लंब डाला गया है, तो लंब की लंबाई पूछ रहा है, लंब की लंबाई पूछ रहा है। सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई पूछ रहा है। ये फार्मूला का देखिए यूज कैसे होता है। आप ये जानते हैं कि 13, 14 और 15 इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो ये त्रिभुज 13, 14 और 15 का जो एरिया हम निकाले थे, एरिया जो आया था 84 आया था। क्या इसका एरिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 84 आया था। अगर 84 इसमें अगर दूसरा रहता ना तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। आज जब एरिया मिल जाता तो इसके मान लीजिए बोला कि 14 cm भुजा पर, एक भुजा है ही, इसका लंब गुना लंब बराबर उसके एरिया का यूज करके लगा देंगे। मान लीजिए कि आधार निकल ही दिया है 14, ऊंचाई हमको ज्ञात ही करना है मान लीजिए इसमें, और एरिया हमको निकाल लेते पहले से, तो इसमें लिख देते तो नहीं निकल जाता। चलिए, तो त्रिभुज का जो एरिया हो गया, त्रिभुज का जो एरिया हो गया 1/2 और आधार गुना क्या होता है ऊंचाई होता है। ये आपको मैं बता दिया। इसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो एरिया यानी 13, 14 और 15 भुजा से बना हुआ त्रिभुज का जो एरिया आया था कितना आया था 84 आया था। 84 यहाँ पे रख देंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसको बताएं, इस क्वेश्चन में नहीं बता रहे हैं। और 1/2 गुना आधार बराबर कितना दिया है बाबू 14 दिया है, ऊंचाई बराबर आपको निकालना ही है। देखिए ये 2 से क्या 7 बार में कट सकता है क्या, और ये 7 से 7 एकम 7 और 7 दूना कितना हो गया 14, यानी इसका जो ऊंचाई हो गया यहाँ पे ऊंचाई कितना आ गया 12 आ गया। इसकी ऊंचाई कितना हो गया 12 हो गया, 12 हो गया। इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, इसमें हम कुछ किए ही नहीं है कि जो आपको समझाएं। इसमें मात्र ये कि बोला है कि किसी त्रिभुज का 3 भुजाओं दिया हुआ है और तीनों भुजाओं को मान लीजिए बोला कि जो उसमें एक भुजा का चर्चा कर दिया। उसमें बोला एक भुजा बोला, एक भुजा जो बोला उसमें कि 14 है, यानी 14 जो भुजा है उसी के सामने जो है शीर्ष, उसी से लंब डाला गया उस भुजा पे। तो उस बना हुआ जो शीर्ष लंब है यानी त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है, यानी ये जो है कितना लंबा है इसको तो ज्ञात करना है। त्रिभुज के एरिया का फार्मूला लगाएं, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई का यूज किए। 84 इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बता दिए थे कि 13, 14 और 15 हो तो उससे बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 84 आया, इसको रख दिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई कर दिए, कितना आ गया
12 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, आ गया क्या? इतना आपको समझ में आ गया? ये बता दीजिए बाबू सबसे पहले। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो ये बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। यानी त्रिभुज जब छू दिए हैं, यानी त्रिभुज को जब मैं टच कर दिया हूँ, तो त्रिभुज का जितना बाउंड्री होता है ना, जितना उसका बाउंड्री होता है, जितना क्वेश्चन को अराइज कर सकता है, उस सभी क्वेश्चन को चर्चा किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि आपके त्रिभुज में किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटे। त्रिभुज ऐसा थोड़ा है कि बहुत आसान है, आसान उसको बना के पढ़ाया जा रहा है, इसलिए वो आपको आसान लग रहा है। अनकन्फ्यूजन में रहिएगा, क्योंकि इसमें एरिया निकालने के लिए 6 गो फार्मूला का चर्चा करेंगे, जो आप कभी सुने ही नहीं होइएगा कि 6 गो फार्मूला सर कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। उस 6 फार्मूला डूट हो तो हम बता दिए इसमें नो। फार्मूला नंबर 1 बता दिए कि अगर उसके परिमाप तीनों भुजा दिया हो तो उसके परिमाप को अर्ध परिमाप निकाल के उसके हीरो फार्मूला से निकालेंगे, एरिया निकल जाएगा। दूसरा हम बता दिए कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो। अगर मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज हो, डायरेक्ट लागू होगा फार्मूला। समकोण त्रिभुज हो तो उसमें उसका बेस, उसका जो हाइट होता है, ऊंचाई, वो दिया ही रहता है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बनाता है। लेकिन अगर नहीं भी दिया हो, मान लीजिए केवल भुजा दिया हो, अब भुजा का दिया हो और बोल दिया कि उसका शीर्ष लंब ज्ञात करें, तो इस फार्मूला का यूज करके हम डायरेक्ट उसका शीर्ष लंब ज्ञात कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा था तो मैंने सोचा कि भाई कम से कम ऐसा टॉपिक लेके आया जाए कि आदमी को समझ। नंबर सिस्टम तो पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो जाते होंगे कभी कभी, लेकिन बोर नहीं होना है। मैथ का बेसिक आंकड़ा वही है, बेसिक चीज़ वही है, वो चीज़ आपका क्लियर रहेगा तो आगे की पढ़ाई आपको अच्छा से जाएगा। इसीलिए जो उसमें नंबर सिस्टम जो मैं पढ़ा रहा था उसको तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा सा नेट नहीं काम करता है बाबू, गांव में नेट नहीं काम करता है, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हैं, क्योंकि मोबाइल का जो डाटा होता है उसी डाटा का यूज करके वीडियो को अपलोड किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वाईफाई की सुविधा अगर उपलब्ध हो जाती है, चाहे कहीं से जिस प्रकार भी होता है, अगर कोई चीज़ मिलता है तो उसको किया जाएगा। अभी उसके बारे में कोई सोचे नहीं है, जानकारी भी नहीं है, इसलिए एक एक वीडियो ही डाउनलोड करना पड़ता है। नहीं तो मैं सोचता था कि 2-2, 3-3 वीडियो दिन में पढ़ाई ख़त्म कर दूं, लेकिन वैसा होना संभव नहीं है मेरे पास, क्योंकि उतना नेट मेरे फ़ोन में नहीं रहता है कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। पढ़ाने के लिए तो कुछ भी पढ़ा सकता आदमी। हम तो ये भी सोचे थे कि भाई 1 घंटा नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे और 1 घंटा आपको अर्थमेटिक पढ़ाएंगे और 1 घंटा एडवांस मैथ को पढ़ाएंगे, तीनों चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे, जल्दी सिलेबस को ख़त्म करेंगे। लेकिन वैसा होना अभी संभव नहीं है। चलिए वैसे भी कोई बात नहीं है, हमेशा लगे रहना है, जुड़े रहना है, और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि भाई कम से कम 2 वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाए। अगर नहीं भी मिल रहा है तो 1 वीडियो तो देने का प्रयास मेरा रहता ही रहता है। ठीक है, देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उड़ता वही है जो फरफराता है। कोशिश आप कीजिएगा तब आप हार कैसे मानिएगा? कोशिश आप करते रहना है बाबू, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उड़ता वही है जो फरफराता है, हमेशा याद रखना है। उड़ता वही है जो फरफराता है। चिड़िया जब उड़ती है, बच्चा उसका तो पहले फर फर करेगा, और उसके बाद से इस तरह प्रैक्टिस करते करते उड़ने लगेगा। इसीलिए उड़ता वही है जो फरफराता है, इसको हमेशा कंसेप्ट को याद रखना है। ठीक है, और कंसेप्ट को याद रखना है। तब तक के लिए मैं विदा ले रहा हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।